स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। पर आज के इस वीडियो में लेके आ गया हूँ मैं ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। मुझे बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि भैया ईवीएस इन्वायरमेंट का पेपर आ रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर आ रहा है, प्लीज कुछ बना दो वीडियो। तो अब मैं इस पूरे पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट मैं यूनिट वाइज इसको कवर करूंगा। आज के वीडियो में पहला यूनिट कवर करने वाला हूँ वन शॉट में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया हम ईवीएस का लेके चल रहे हैं। अब ईवीएस जैसे हम शुरू करते हैं तो बहुत ही हमें बच्चे बहुत ज्यादा ये भी कंप्लेंट करते हैं कि भैया बहुत ही ना बोरिंग सब्जेक्ट, राइट, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और भैया ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, राइट, इसमें क्या पढ़ना, राइट, 30 मार्क्स का पेपर आता है तो इसके लिए क्या इतना पढ़ना। बट हर चीज मैटर करती है, ठीक है। और ईवीएस का मैंने जहां तक देखा है कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े, कई बार मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, बहुत सारी चीजें रहती हैं। भाई पास तो होना है उसमें भी, राइट। तो इसलिए मैं ये वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं सिर्फ वही कवर करूंगा जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेके आया हूँ कि हाँ भाई ये चीजें आ सकती है, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। वही चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा। कोई भी मैं एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला, ठीक है। बहुत ही क्रिस्प रखेंगे वीडियो को, बहुत ही कंसाइज रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। अब भैया क्या बात कर रहे हो आप, इन्वायरमेंट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में होता था इन्वायरमेंटल स्टडीज, अब बीकॉम में भी पढ़ना पड़ रहा है। अब भाई जो सिलेबस है वो तो है, पढ़ना तो देखो हमें पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम ईवीएस की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसमें इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम। क्या है सम टोटल, मतलब सब चीजों का टोटल, किस चीज का, एयर, लैंड और वाटर का, ठीक है। तीनों में आपस का रिलेशन, ठीक है। किस चीज का सम है, किस चीज का टोटल है, एयर, वाटर, लैंड, उन तीनों के बीच का इंटर रिलेशनशिप, और उन तीनों का रिलेशन ह्यूमन बींग्स के साथ और अदर जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म और मटीरियल्स उनके साथ का जो रिलेशन है हमारा, वो हमारा कहलाता है इन्वायरमेंट। क्या कहलाता है, सम टोटल ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम। देम कौन है, एयर, वाटर, लैंड, देम एंड विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो इंटर रिलेशनशिप किसका है, उन तीनों का आपस में, और उन तीनों का ह्यूमन बींग्स के साथ, और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का और मटीरियल का। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं भैया, बैक्टीरिया, ठीक है, आपके एनिमल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, पेस्ट जितने भी होते हैं, सब चीजें आती है। मटीरियल क्या होते हैं भैया, ट्रीज वगैरह, ये सब तो होते ही है, ठीक है। ट्रीज हो गया, रॉक्स हो गए, रॉक्स खैर लैंड का पार्ट है, बट ये सब चीजें आती है। अब मैं बात करूं भैया आपका, ये दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, अर्बन इन्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल इन्वायरमेंट। ये क्या बात है, देखो अर्बन इन्वायरमेंट, अब मैंने बताया क्या होता है, एयर, वाटर, लैंड, उनके तीनों का बीच का रिलेशनशिप, उनका रिलेशन ह्यूमन बींग्स के साथ, और जो भी बाकी अदर एनिमल्स है, मटीरियल्स है, उनके साथ। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब भैया अर्बन इन्वायरमेंट और रूरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, फर्क होता है दोनों। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट वो चीज होती है जो आपके आसपास है। जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ, एयर है, मैं पानी पीऊंगा, वाटर हो गया, मैं जिस पे खड़ा हूँ लैंड हो गया, है ना। तो इन्वायरमेंट को हम जनरली अगर वैसे डिक्शनरी मीनिंग पे जाए तो क्या होता है भाई, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स क्या है ना। हम कहते हैं ना हमें अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, हमें हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा, कि हमारे आसपास की जगह क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, जहां पे हम रह रहे हैं, तो वो हमारे एक इन्वायरमेंट को मैं बताता हूँ। अब सिमिलरली अर्बन और रूरल इन्वायरमेंट होता है कि जैसे रूरल के अंदर आप देखोगे कि ग्रीनरी ज्यादा होगी, ठीक है, आपकी एनिमल्स ज्यादा होंगे, जैसे कैटल्स वगैरह होती हैं, है ना, काव बफेलो ज्यादा होंगे हमारे वहां पर, ठीक है। फिर जो ओपन रीजन होता है, मतलब खुला आसमान जिसे हम कहते हैं ना, खुला रीजन, मतलब कि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी रूरल एरिया में, राइट। आपको कच्चे मकान दिखेंगे, कच्चा हाउस, पक्का हाउस पढ़ते थे ना बचपन में, वही चीज है, कच्चा हाउस दिखेंगे आपको ज्यादा, है ना, जो स्ट्रॉ वगैरह से बनाए जाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। अर्बन इन्वायरमेंट की बात करूं तो वहीं आपको गाड़ियां दिखेंगी, कार्स दिखेंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिखेंगी, रोड्स दिखेंगी, प्रॉपर रोड्स दिखेंगी, ठीक है। ये सब चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, तो इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब भैया करियर ऑप्शन क्या है इसमें, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक मोटिव होता है, उसका मोटिव यही है आप लोगों को बताना कि ईवीएस असल में है क्या चीज, और आप क्यों ईवीएस जरूरी है हमारे लिए।
तो ये सब चीजें भी है। अब हो सकता है कोई बच्चा हो, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है वीडियो, हो सकता है उसे इन्वायरमेंटल स्टडीज में इंटरेस्ट हो, तो उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई क्या क्या करियर ऑप्शन है उसके, तो वो कैसे जान पाएगा जब उसको हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, राइट। या हो सकता है आपका अभी तक इंटरेस्ट ना हो, बट आप ये पढ़ो, आप देखो, फिर आपका क्लिक करे कि हाँ यार मैं इसमें जा सकता हूँ, इस चीज में करियर बना सकता हूँ, आप बनाओ। इसलिए पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी चीज बेकार नहीं होती। नॉलेज इज समथिंग विच इज लाइक कि कभी बेकार ही नहीं जा सकता। इट इज अ नॉलेज इज नेवर वेस्ट, अ नॉलेज विल नेवर बी वेस्टेड। या आप ये नहीं कह सकते यार नॉलेज से ना मैं मेरा ये हो गया, ये बेकार हो गई मेरी नॉलेज। कभी कोई नॉलेज बेकार नहीं होती, कभी ना कभी जीवन में कुछ ना कुछ काम आएगी आएगी। करियर ऑप्शन क्या होते हैं ईवीएस में? सबसे पहले R&D। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, है ना, सरकार के लिए काम कर सकते हो, अलग अलग चीजें बता सकते हो उनको कि हाँ भाई मैंने ये रिसर्च किया है, डेवलपमेंट किया है, मैंने ये फाइंड किया है, ठीक है, साइंटिस्ट बन सकते हो आप। फिर होती है ग्रीन एडवोकेसी, ये लॉ की फील्ड से रिलेटेड है। मैं अगर आपको बता दूं, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आजकल आप देख रहे होंगे आसपास अपने कि बहुत सारे लॉ रिलेटेड लॉज और एक्ट्स आ गए हमारे, पॉल्यूशंस को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, उनके डिग्रेडेशन को लेके। तो हमारे ऐसे एडवोकेट्स की भी नीड आ रही है मार्केट में, जो कि केस लड़ सके, है ना, कंपनीज के बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे, कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो इस तरीके के हमें लॉयर्स की बहुत जरूरत आने वाले वक्त में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के लोग, पोल्यूशन आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो वायलेट कर रहे हैं, राइट। मान लो कोई XYZ इंडस्ट्री है और वो वाटर के अंदर अपना केमिकल रिलीज कर रही है, हार्मफुल केमिकल, विदाउट ट्रीटिंग इट, ठीक है, ट्रीट नहीं कर रही, उसको प्योरीफाई नहीं कर रही, उसको उसको कहते हैं ना, एक उसका जो हार्मफुलनेस है उसको कम नहीं कर रही, और एज इट इज उसको डिस्पोज कर रही है वाटर में। तो अब किसी ने देख लिया, उसने केस कर दिया, राइट। तो दोनों को ही एक लॉयर चाहिए, है ना, लॉयर तो चाहिए। तो ग्रीन एडवोकेसी एक ऐसा करियर है जिसके अंदर आप लॉयर तो हो गई, बट आप इन्वायरमेंटल लॉयर हो गए, एक तरीके से मैं बोलूँ तो, कि आप ग्रीन एडवोकेट कहलाओगे एक तरीके से। कि हाँ भाई मैं किस तरीके के केस करता हूँ, उस तरीके के केस करता हूँ जिसमें इन्वायरमेंटल रिलेटेड हमारे एक्ट्स एंड लॉज इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर ये सब बातें हो रही होती है, ठीक। फिर होती है ग्रीन मार्केटिंग। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, शार्क टैंक में भी आजकल बन रहे हैं, शार्क टैंक भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी सब आता है, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर लोग ग्रीन हो रहे हैं। ग्रीन इन द सेंस दे आर यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग, दे आर यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन दे आर यूजिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है एंड दैट वांट्स टू हेल्प पीपल एंड दैट वांट्स टू क्रिएट अ प्रोडक्ट विच इज ग्रीन, विच इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो उसमें आपकी नीड लगेगी, राइट। आप अगर स्पेशलिस्ट हो इन्वायरमेंटल साइंस के, तो आप जाओगे, उन्हें बताओगे कि हाँ भाई आप किस तरीके से इसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हो, राइट, ये चीज। फिर ग्रीन मीडिया। ग्रीन मीडिया क्या होता है? आप अवेयरनेस फैला सकते हो मार्केट में, है ना, लोगों को बता सकते हो कि भाई क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से साफ सफाई रखनी चाहिए हमें आसपास, क्या किस तरीके से हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए इन्वायरमेंट, किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपने मीडिया के थ्रू, मैगजीन्स, टीवी, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, इन चीजों के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, राइट। तो आप ग्रीन मीडिया का भी एक करियर ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है एनवायरमेंट कंसल्टेंसी। इसके अंदर क्या होता है कि कई सारी हमारी एनजीओ होती है, गवर्नमेंट होती है, जो कि ऐसे कंसल्टेंट को हायर करती है जो बताते हैं उन्हें कि इस टाइम पे कंट्री के अंदर क्या हमारी प्रॉब्लम चल रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड और क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, ताकि सरकार उस पर वर्क कर सके। जो भी एनजीओ खोलने की तैयारी में है या जो भी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है इन्वायरमेंट की तरफ काम करना, उनको पता लग सके कि हाँ भाई इस टाइम पे क्या ऐसी चीज है जो मेजर है, जो लोगों को सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रही है, सबसे ज्यादा किस इन्वायरमेंट, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्वायरमेंट का हो रहा है, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, क्या है वो, तो उसकी तरफ ज्यादा काम कर सके, राइट। तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंट कंसल्टेंट लगते हैं। जैसे कि दिल्ली का पोल्यूशन है, राइट, दिल्ली में आपको पता है बहुत पोल्यूशन है, राइट, हो जाता है बीच में, अब चाहे XYZ रीजन, बिकॉज ऑफ XYZ गवर्नमेंट, आई डोंट गेट इनटू दिस थिंग्स, सिंपली बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट तो खराब हो गया, तो जो भी सरकार होगी, जो भी पर्टिकुलर सरकार रिस्पॉन्सिबल है या जो भी है, वो इन्वायरमेंट को एक इन्वायरमेंट कंसल्टेंट बुलाएगी अपने पास, उनसे पूछेगी कि भाई इसको कैसे कम किया जा सकता है,
फिर वो अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और फिर उस पर सरकार वर्क कर सकती है, राइट। ये चीज है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई इन्वायरमेंट की, भैया ये बता दो फटाफट से आ जाता है। क्या है ग्लोबल वर्सेस लोकल इंपॉर्टेंस? ग्लोबल होती है जो वर्ल्ड के लेवल पे है। ग्लोबल में क्या क्या आ जाता है भैया? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, आर्सेनिक टॉक्सिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। आर्सेनिक एक, आपको पता होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल किसी बच्चे ने देख रखे हो कभी, तो एक हमारा केमिकल होता है, राइट। तो वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, मतलब हमारे ह्यूमन बॉडीज के लिए, ठीक है। तो वो कई बार ग्राउंड वाटर में चला जाता है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस, ठीक है। बहुत सारे रीजन है जो वर्ल्ड एट लार्ज पे हमें नुकसान दे सकते हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। दीज आर समथिंग विच विल अफेक्ट द वर्ल्ड एट वंस, राइट। कि अगर हमारे क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लेशियर्स अगर हमारे मेल्ट होते हैं, तो वाटर लेवल पूरी अर्थ का ही राइज होगा, तो उससे सभी देश हमारे इफेक्ट होंगे, पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होगा। तो दैट इज अ ग्लोबल थिंग, राइट। तो ग्लोबल इंपॉर्टेंस उसकी है कि भाई अगर हम नहीं देखेंगे इन चीजों को ग्लोबली, तो फिर वो सभी कंट्रीज को इफेक्ट करेगा। लोकल इंपॉर्टेंस होती है जो अपने कंट्री में, जैसे माइनिंग होना, ठीक है, एयर पोल्यूशन होना दिल्ली में, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो होती हैं, या किसी यमुना में, जैसे हमने देखा है यमुना में डिस्चार्ज करती हैं कई सारी इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट, केमिकल वेस्ट। तो ये सब क्या है? लोकल है, कि हमारे विद इन द बाउंड्रीज है, राइट। ये वर्ल्ड एट लार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये हमारे पर्टिकुलर कंट्री की है, माइनिंग की वजह से प्रॉब्लम होना, एयर पोल्यूशन होना माइनिंग से, वो सब चीजें लोकल है। तो इन्वायरमेंट को इसलिए भी समझना जरूरी है ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, लोकली भी और ग्लोबली भी, ठीक है। फिर तीसरा होता है इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब क्या होता है? एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कार पूलिंग कर सकता हूँ, या मुझे इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों पता होनी चाहिए इंडिविजुअलिस्टिक की, ताकि मैं उस चीज पे काम कर सकूं, राइट। मुझे पता होगा कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो मैं उसकी तरफ सोचूंगा कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, मुझे कुछ हेल्प करना चाहिए, मुझे ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए उसको बढ़ाने में, आई शुड कंट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग इट, राइट। तो वो चीज पे मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। फटाफट से बोर्ड को रेस करते हैं और आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से मैं आ गया हूँ नए बोर्ड के साथ। तो शुरू करते हैं, क्या कह रहा है हमसे, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है हमसे? नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। अब हमने पिछले अभी तक समझ लिया था कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, उसके करियर ऑप्शन क्या है। अब मैं आगे चलूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस की। पब्लिक अवेयरनेस की क्यों जरूरत है? तो सबसे पहले इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर इन्वायरमेंट, कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एफर्ट्स किए जाते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जैसे कि अलग अलग कमीशंस होती हैं, हमारी यूएन की बॉडी, यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग बॉडीज हैं जो कि इसी काम में लगी हुई है कि किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है अर्थ का, उसको बेटर बनाया जा सके, उसका जो डिग्रेडेशन है उसको कम से कम किया जा सके, उसको अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। उसके लिए इंटरनेशनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम कर रही है, राइट। तो इसलिए हमें पब्लिक अवेयर करना जरूरी है कि हाँ भाई वो देखो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इसमें हमारा मदद करती हैं। फिर पब्लिक अवेयरनेस फॉर इन्वायरमेंट, ये बहुत जरूरी होता है कि पब्लिक को अवेयर करना इन्वायरमेंट के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट, किस तरीके से बचा सकते हैं आप। फिर रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट इन पब्लिक अवेयरनेस, की जो हमारे इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारा पब्लिक को अवेयर करने में। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये लिख दिया है मैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को बताने में कि हाँ भाई अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था हमारा, उस तरीके से एयर पोल्यूशन ना करें, कार पूलिंग करें, ठीक। मेन चीज है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इको मतलब इन्वायरमेंट, लॉजी मतलब उसकी स्टडी। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है पढ़ेंगे। इकोलॉजी जो टर्म था वो किन्होंने दिया था हमें? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था हमें 1869 में, हमें ये टर्म दिया था क्या? इकोलॉजी, ठीक। इकोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग, की जो उनकी सराउंडिंग है उसके साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसके साथ वो डील करते हैं, रिलेशनशिप क्या है उनका ऑर्गेनिजम्स का उनके नेचुरल होम में, और किस तरीके से वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ बिहेव करते हैं। ये हमें कौन बताता है? इकोलॉजी बताता है। ये उसकी स्टडी होती है, उसमें हम ये पढ़ते हैं इकोलॉजी में
कि भाई किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने नेचुरल होम में इंटरेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ, किस तरीके से वो आसपास जो उनकी चीजें हो रही है उसके साथ बिहेव करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें इकोलॉजी बताती है। अब भैया इकोसिस्टम क्या होता है, हमने आपने बताया स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। भैया इकोसिस्टम क्या है, ये तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन दिख रही है हमें, आप पढ़ पा रहे होंगे जैसे कि इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। भैया ये क्या इतनी भारी कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोनिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज, यहां तक हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टफ वर्ड क्या आया, सेल्फ रेगुलेटिंग। दूसरा वर्ड क्या आया, ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इतना समझते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को रेगुलेट कर लेना। जो लोग खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई भी एनिमल हो गया, माउस हो गया। अब भाई माउस अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है ना, राइट। उसे अगर दिख रहा है सामने पानी है तो वो पानी में नहीं कूदेगा, राइट। ही नोज ही विल गेट ड्राउन, ही विल ड्राउन इन दैट वाटर। उसे पता है भाई मैं डूब के मर जाऊंगा, ही विल नॉट जंप इट, ही कैन रेगुलेट इटसेल्फ। सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक, बायोटिक कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आगे चल के बात करेंगे, बट अभी बता देता हूँ। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, नेचुरली अगर करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कम्युनिटीज, कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज, ये पूरा एक वर्ड है, बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज, ये पूरा एक फ्रेज है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। स्पीशीज का कम्युनिटी ऑफ बायोटिक वाली, कहने की बात ये कि कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज, कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज जैसे जैसे फ्लोरा, फोना, क्या मतलब होता है इनका। फ्लोरा मीन्स जो हमारे प्लांट होती है, वेजिटेशन होती है। फोना मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं। अब उसके अंदर एनिमल्स के अंदर आई मीन एवरी एनिमल, ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल्स, लैंड, सी, एयर और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब किस तरीके से वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या है इकोसिस्टम, एक सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ स्पीशीज है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, स्पीशीज का जो कि बायोटिक है, मतलब जो नेचुरली अकर करते हैं, जो लिविंग है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। नॉन लिविंग को मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, ए बायोटिक कह सकता हूं क्या भैया, बिल्कुल कह सकते हो, ए बायोटिक भी कह सकते हो इसको। जो ए बायोटिक एनवायरमेंट है उसके साथ किस तरीके से वो एक्सचेंज करता है एनर्जी और मैटर को। एनर्जी किस तरीके से भैया एक्सचेंज करते हैं, देखो एनर्जी का सिंपल रूल है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना वो जन्म लेती है एनर्जी, ना ही खत्म होती है एनर्जी, कन्वर्ट होती रहती है भैया, है ना, कन्वर्ट होती रहती है। अब सिंपल भाषा में बात करूं मैं, बिल्कुल, है ना भाई, मैं ह्यूमन हूं, ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज, जो कि बायोटिक है, जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, राइट। मैं एयर ले रहा हूं, नाउ एयर इज ऑल्सो क्या, एयर इज अबायोटिक, नॉन लिविंग एनवायरमेंट हो गया। एयर इज नॉट लिविंग, राइट, एयर इज नॉट लिविंग, एयर इज नॉन लिविंग। ठीक है, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, राइट, आई एम ब्रीदिंग। जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इन द एयर। जब मैं एयर को लेता हूं, मेरे लंग्स क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, नाउ दिस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ठीक है, जब मैं ब्रीथ करता हूं, तो जब मैं ऑक्सीजन अंदर लेता हूं तो 4-5 प्रोडक्ट निकलते हैं। क्या निकलता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर एनर्जी निकलती है, उसके साथ ग्लूकोज निकलता है, राइट। सांस ले रहे हैं तो कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना। जो हमारी एयर के अंदर एनर्जी थी, राइट, जो फ्लो हो रही थी, वो मेरे ब्लड में जाके किस में बदल गई, ग्लूकोज में बदल गई, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई। कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती नहीं है एक्चुअली, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है शरीर से और ऑक्सीजन रह जाती है। ठीक है, तो अब मैं आ गया दोबारा से नए बोर्ड के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं आगे से। अब देखो हमने इकोसिस्टम तो समझ लिया, अब हम समझते हैं इको सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट एज यूजुअल बायोटिक, अगला कंपोनेंट ए बायोटिक। तो भैया आप थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर दोगे, कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है हमको, है ना। तो बायोटिक के अंदर हमारे होते हैं 3, कौन होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रोड्यूसर,
दूसरे होते हैं हमारे कंज्यूमर, और तीसरे हमारे कौन होते हैं जी, डीकम्पोजर्स। भैया क्या फर्क है तीनों में? प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है, कंज्यूमर जो उस खाने को लेता है, और डीकम्पोजर क्या होता है, जो उस खाने को पचा के जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको डीकम्पोज करता है। कहने की बात क्या है, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, चाहे वो जिराफ हो। अब जिराफ भी ट्रीज के ब्रांचेस खाते हैं, लीव्स खाते हैं, है ना, तो वो भी फूड ही प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से। तो प्रोड्यूसर होता है प्लांट। कंज्यूमर कौन होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया नहीं बोलूंगा, चाहे वो आपके जितने भी एनिमल्स हो, ठीक है, कौन से, ह्यूमन बींग्स, कोई भी एनिमल, चाहे वो फिश हो, कोई भी हो। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जाते हैं और उसको डीकम्पोज करते हैं, मतलब उसको खाते हैं और उसको एक तरीके से खत्म करते हैं, राइट। जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपकी जो डेड लीव्स होती हैं जिन्हें कोई नहीं खाता, राइट, तो उन पे ऊपर लगते हैं वो जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, या एल्गी होती है, फंगस होती है, तो उसके ऊपर लगते हैं, है ना, उसको कम कंज्यूम करते हैं वो भी एक तरीके से, और उनको डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। फिर होते हैं हमें अबायोटिक। अबायोटिक के अंदर हमारे होते हैं फिजिकल, और दूसरे होते हैं केमिकल। तो ये क्या डिफरेंस है, फिजिकल मीन्स कौन से फिजिकल, भैया रॉक्स, ठीक, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके फिजिकल होते हैं। अबायोटिक है नेचुरल, तो भाई लिविंग नहीं होती सॉइल, राइट, रॉक इज नॉट लिविंग, बट इट इज अबायोटिक एंड फिजिकल, आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। केमिकल में क्या आएगा भैया, ऑक्सीजन, कैन यू टच ऑक्सीजन, नो भैया। यू कैन फील ऑक्सीजन, नो भैया। तो ऑक्सीजन के केमिकल है अलग अलग, नाइट्रोजन हो गया केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल है, कि वो लिविंग नहीं है, अबायोटिक है, और अबायोटिक में भी क्या है, केमिकल का पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम की, कि इसके अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंस कम फीचर्स हैं, इसके अंदर अलग अलग फूड चेन्स होती हैं। फूड चेन्स आपको पता है कि भाई प्लांट को खाएगा जिराफ, जिराफ को खाएगा कोई और, फिर उस जिराफ जो जिराफ को खाएगा वो उसको कोई और खा लेगा, ठीक है, वो चीज। फूड वेब क्या होता है कि एक ही बंदे को बहुत सारे लोग खा सकते हैं, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग को एक ईगल भी खा सकता है, एक स्नेक भी खा सकता है, एक और कोई जानवर भी बहुत इजीली खा सकता है, ठीक है। तो वो होता है फूड वेब, कि एक ही से कई सारे ऐसे खच 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 बन रहे हो, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि या तो यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, जैसे ऊपर जा रही है कि भाई प्लांट्स को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने, ईगल को खाया मान लो लॉयन ने, ठीक है, और लॉयन को कौन खा गया, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करते करते हम ही आ जाएंगे ऊपर, ह्यूमंस ही आ जाते हैं, लॉयन ही मान लो, चलो सबसे ऊपर लॉयन आ गया, ह्यूमन तो कहाँ खाएंगे लॉयंस को, लॉयन आ गया सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना लॉयन से वापस स्नेक पे चला गया, या ईगल पे, सॉरी ईगल पे चला गया, या उससे फिर स्नेक पे चला गया, ऐसा तो नहीं है ना, ऊपर ही जा रहा है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर ही जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही तरफ, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही तरफ जाना। न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम मूव इन अ साइक्लिक मैनर। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इकोसिस्टम में, वो एक साइक्लिक मैनर में चलते हैं। साइक्लिक मतलब एक साइकिल जैसा होता है, सर्कुलर फ्लो जैसे मैं कह सकता हूँ भाई, सर्कुलर फ्लो में चलता है। जैसे कि एक हैन है, एक हैन है, उसने प्लांट खाया, ठीक, उसने प्लांट खाया, ठीक है, हैन ने, हैन को कौन खा गए, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस को जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा ह्यूमंस को, उन्हें कौन खाएंगे, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जाएंगे उड़ते उड़ते वापस के प्लांट की सॉइल में, सॉइल में जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स की। प्लांट से न्यूट्रिएंट आए हेन में, हेन के न्यूट्रिएंट्स खाए ह्यूमन ने, ह्यूमन से न्यूट्रिएंट्स आए बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ने दोबारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए सॉइल के द्वारा प्लांट में। तो ये क्या है, एक साइक्लिक मूवमेंट हो गया ना, साइकिल सी चल गई ना, एक सर्कुलर मूवमेंट हो गया ना, यही कहना चाह रहा है। Every ecosystem functions to produce and sustain some primary production and secondary production. हर ecosystem का function कुछ ना कुछ produce करता है, ठीक है, और sustain करता है किसी ना किसी तरह का प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा डायरेक्टली व्हीट, ठीक है, दाल,
जो भी पल्सेस बन रही है, प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है जी, लीव्स फॉर एनिमल, डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी डायरेक्ट है प्राइमरी। सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या आता है, जो भी हमारा सेकेंडरी, जैसे वुड्स, ठीक है, वुड क्या है भाई, ट्रीज से डायरेक्टली तो नहीं आ रहा ना, ट्रीज को काटते वुड नहीं आ जाती हाथ में, राइट। यू आर नॉट चाइल्ड, यू आर नॉट अ चाइल्ड, राइट। कि बच्चों को बताते ना भाई वुड कहाँ से आता है, पेड़ से आता है, पेड़ से आता है नो डाउट, बट पेड़ से आता कैसे है, डायरेक्टली नहीं आता पेड़ से, इनडायरेक्टली आता है। इनडायरेक्टली कैसे आता है भैया, पेड़ को काटते हो आप, उसको फिर पॉलिश करते हो आप, उसको लॉग्स बनाते हो, ठीक है। तो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन एक तरीके से, बट सेकेंडरी में मैं पेपर डाल सकता हूँ कि भैया उस वुड से मैं वुड पल्प बनाऊंगा, फिर पेपर बनाऊंगा। क्लोथ बहुत इजीली इसका एग्जाम्पल है कि भाई कॉटन जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन है, बट सेकेंडरी प्रोडक्शन क्लोथ हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ, एवरी इकोसिस्टम रेगुलेट्स, मैं इरेज कर देता हूँ नीचे, है ना। ये डायग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था इस चीज, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एवरी इकोसिस्टम रेगुलेट्स एंड मेंटेन इटसेल्फ एंड रेजिस्ट एनी स्ट्रेसेस और डिस्टरबेंस अप टू अ सर्टेन लिमिट, कि पर्टिकुलर लिमिट तक हर इकोसिस्टम रेगुलेट करता है अपने आप को और मेंटेन करके चलता है और रेजिस्ट करता है एनी स्ट्रेसेस और क्या, और डिस्टरबेंसेस एक सर्टेन लिमिट तक। जैसे माइनिंग हो रही है तो माइनिंग को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा इकोसिस्टम, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इकोसिस्टम खुद से कोशिश करेगा कि पेड़ उगा ले किसी न किसी तरीके से, राइट। कैसे उगाएगा पेड़ भैया, बैक्टीरिया कुछ आपस में इंटरेक्ट करें, कुछ ना कुछ करके वो कोशिश करेगा, बट क्या वर्ड यूज हो गया है यहाँ पर, अप टू अ सर्टेन लिमिट। हम जब एक लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो इकोसिस्टम कैसे अपने आप को रेगुलेट करेगा, किस तरीके से वो रेजिस्ट करेगा कोई भी स्ट्रेस को या कोई भी डिस्टरबेंस को। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आपकी चीजें हो रही हैं अलग अलग, हाउ कुड इट resist it if it is beyond that certain limit, right। इस certain limit के जैसे ही बाहर गया ये अपने आप को नहीं कर पाता, इसलिए हम डिग्रेडेशन देखते हैं, राइट। ओवर ग्रेजिंग, अब भाई एक ग्रास लैंड है, ठीक है, ग्रास लैंड में आपने कैटल्स को लेके गए, आप उनसे ग्रेज करवा रहे हो, सही बात है भाई, गाय तो घास खाएगी, बट आप ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हो उसी लैंड पे, बार बार गाय उसी लैंड पे आके सेम जगह पे घास खाई जा रही है, जिससे जल्दी वो उग नहीं रही, उससे जल्दी वो खत्म हो रही है। तो what will happen is that it now won't be able to resist any stress। भाई घास कोशिश करेगी अपने आप उग जाए, बट आप उसको सर्टेन लिमिट से ऊपर जब एक्सीड कर दोगे तो वो कैसे अपने आप को करेगा, ठीक है। फटाफट से करते हैं बोर्ड रफ, शुरू करते हैं यूनिट 2 चैप्टर 2, ह्यूमन और उनकी इफेक्ट क्या होते हैं इकोसिस्टम पर और हमारे इन्वायरमेंट पर, उसको हम शुरू करते हैं। अब ये यूनिट 1 थी, अब हम यूनिट 2 पे जा रहे हैं, चलिए। तो ये था हमारा यूनिट 1, ठीक है। अब मैं लाऊंगा इसके ऊपर यूनिट 2, ठीक है। इसके बाद मेरा वन शॉट आएगा यूनिट 2 के ऊपर, उसके अंदर हम समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ह्यूमन अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बता सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है अगर, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या अगले वीडियो में उस कमेंट को टैग करके मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। Thank you guys for watching this video and I will see you next time.